फिर अभी रिसेंट स्टडी में इंडिया में बिकॉज ऑफ डिप्रेशन 2 लाख करोड़ फाइनेंशियल लॉस एवरी ईयर हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा आर्थिक घाटा। हाँ। ठीक है। और हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गेलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज है हमारे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर अनंत चांगेला और ये मानसिक रोगों के डॉक्टर है। सर, अपना परिचय दीजिए। जैसे मेरे ब्रदर समान ही है, तो राहुल भाई उसने बताया। मेरा नाम अनंत चांगेला है। मैं रेसिडेंट डॉक्टर हूँ अभी साइकेट्री में, और अभी जस्ट ख़त्म हुआ है मेरा पीजी। ओके। तो सर, आज हम एक मानसिक रोग के बारे में बात करने वाले हैं, डिप्रेशन। मुझे डिप्रेशन के बारे में बताइए कि कैसे होता है और कौन कौन से इसके टाइप है। डिप्रेशन जनरल पॉपुलेशन में हम देखें तो 7 से लेके 15% तक है, कि वो जो लाइफ टाइम जो भी पॉपुलेशन है उसमें से 7 से 15% जो भी पॉपुलेशन है वो एक बार डिप्रेशन का शिकार होती है, ऐसा रिसर्च के अनुसार है। तो सर, अब ये पूछना था, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं? जनरली जो डिप्रेशन अर्ली एज पहले चालू होता है 20 से 22 साल की उम्र में या 30 साल के पहले, उसमें जनरली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिप्रेशन है, जिसमें अभी डिप्रेशन है, पर अगर हम उसको अच्छे से डायग्नोस नहीं करें और ट्रीटमेंट चालू कर दे डिप्रेशन की, तो वो स्विच होके बहुत खुश रहना, बहुत पैसे खर्च करना, मूडी हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, जो डिलीवरी के बाद जनरली आफ्टर डिलीवरी होता है। फिर मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, दूसरी कोई जो जिसमें लंबे टाइम ट्रीटमेंट चल रही है उसमें भी डिप्रेशन हो सकता है साथ साथ में। फिर जो भी लोग नशा करते हैं वो नशे के कारण भी दिमाग में जो केमिकल फेरफार होते हैं उसके कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। ओके। तो ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन के अलग अलग कारण है, प्रकार है। ओके। तो सर, अब ये पूछना था, डिप्रेशन होने की वजह क्या है? अभी तक जो रिसर्च हुआ है उसमें हमारी लाइफस्टाइल है, फिर जीनेटिक्स, कि अगर फैमिली में, कुटुंब में किसी को डिप्रेशन है, मम्मी को, पापा को, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है, तो उसके वारसागत जो भी है उसको डिप्रेशन आने के चांसेस जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण है। फिर ट्विन स्टडी है, तो उसमें ऐसा है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं एक समान दिखते हैं, उसमें कंपेयर टू अलग अलग जो बच्चे दिखते हैं थोड़े, डाइजाइगोट ट्विन्स बोलते हैं उसे, तो उसमें कम है। तो जुड़वा बच्चों में ज़्यादा है, मतलब वो दोनों सेम जीन शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो एक को अगर डिप्रेशन आया तो दूसरे को आने के चांसेस ज़्यादा है। फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है, कि हमारा जो फास्ट फूड है, खाना पीना, रात को देरी से सोना, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना, रेडिएशन है, एनवायरमेंटल चेंजेस है, उसके कारण भी डिप्रेशन आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ओके। और सर, ये पूछना था कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर डिप्रेशन है तो कैसे पता चलेगा, मतलब इसके सिम्टम क्या क्या रहेंगे, लक्षण? DSM-5 जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, अमेरिकन बेस्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, उसमें ऐसा है कि 15 दिन या उससे ज़्यादा जो भी टाइम है उसमें जो आपको पहले काम करने की इच्छा होती थी, खेलने कूदने की, अपना जो रूटीन था उसमें आप खुश रहते थे, वो चीज़ें करने की अभी इच्छा नहीं हो रही है, कहीं मन नहीं लग रहा है, पूरे दिन ऐसे उदास उदास से बैठे रहते हो, जो आपके एनर्जी लेवल पहले था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, रात को अच्छे से नींद नहीं आना या ज़्यादा नींद आना, पूरे दिन सोते रहना, फिर भूख नहीं लगना या पहले जो खाते थे उससे काफ़ी ज़्यादा खाना, अचानक से वज़न बहुत बढ़ जाना या बहुत कम हो जाना, मरने के विचार आना, काम में मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होना, वो सब डिप्रेशन के लक्षण है। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि मुझे तकलीफ़ है, तो मम्मी को, पापा को या घर में किसी को भी आप बता सकते हो, आपके फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। ओके।
अब आपने जो भी लक्षण कहे वो कितने समय से हो तो मुझे एक मनोचिकित्सक यानी दिमागी डॉक्टर के पास जाना 2 चाहिए? हफ्ते से ज़्यादा। ओके। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा रोज़ का ये प्रॉब्लम है, जिससे आपका जो रूटीन है, आप अगर काम पे जाते हो, जॉब करते हो, उसमें काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हो, जो आपका प्रोडक्टिविटी था, आपका जो आउटपुट था, वो काफ़ी हद तक गिर गया है। घर में वाइफ के साथ झगड़े हो रहे हैं, मम्मी पापा के साथ कुछ भी बोले तो आपको अच्छा नहीं लगता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता हो, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। उसके कारण क्या है कि घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा। फिर अभी रिसेंट स्टडी में इंडिया में बिकॉज ऑफ डिप्रेशन 2 लाख करोड़ फाइनेंशियल लॉस एवरी ईयर हो रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा आर्थिक घाटा। हाँ। ठीक है। और सर ये पूछना था, जैसे अब कोई व्यक्ति आपके पास ये पर्टिकुलर सिम्टम्स लेकर आता है तो आप उसका डायग्नोसिस कैसे करते हो? जनरली वैसे कोई खून की जांच नहीं है, ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं है, पर उसमें काफ़ी स्केल आते हैं, जो रिसर्च बेस्ड स्केल है, उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें जो सीवियरिटी है उसकी, उस हिसाब से हम उसमें स्कोरिंग करते हैं। और दूसरा, अभी नए रिसर्च के अनुसार फंक्शनल एमआरआई है, पेट स्कैन है, स्पेक्ट स्कैन है, एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये सब चीज़ों से क्या है कि जो ब्रेन में जो भी पार्ट की एक्टिविटी कम हुई है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है, ब्लड सप्लाई है, वो हम इसमें आइडेंटिफाई करके बाकी ब्रेन एरिया के साथ कंपेयर करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसको डिप्रेशन है नहीं है। और सर ये क्वेश्चन था कि जैसे कि मान लीजिए अब डायग्नोसिस हो गया, निदान हो गया, तो बाद में जो ट्रीटमेंट चलेगी वो क्या चलेगी और कितने टाइम तक चलेगी? जो प्रोग्नोसिस आप बोल रहे हो और कोर्स इलनेस का कि कितने टाइम इलनेस चलेगी, तो जो जिसको पहली बार ऐसा हो रहा है और अगर जो वो टाइम से डॉक्टर को दिखा रहा है तो जो दवाई हम देते हैं उससे 20-25 दिन में उसकी असर आना चालू हो जाता है। और एक बार उसके जो भी सिम्टम्स है वो रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यूस 6 महीने तक चलेगी। उसके बाद हम उसको फिर से एवेल्यूएट करेंगे और धीरे धीरे करके दवाई बंद हो सकती है। तो दवाई बंद कर सकते हैं हम। एक बार डिप्रेशन की दवाई चालू करी तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग लेना ही है। हम दवाई कम करके बंद कर सकते हैं। पर जो ऐसा बार बार हो रहा है, अगर दवाई बंद करी, फिर से ऐसी तकलीफ हुई, फिर से दवाई ली, फिर से बंद करी, तो ऐसी कंडीशन में 2 से 5 साल तक भी ट्रीटमेंट जा सकता है। ओके। और सर फिर ये पूछना था, जैसे वी आर इंडियन, तो इंडिया में और स्पेशली गुजरात में ऐसा मिथ है कि कोई डिप्रेशन में है तो उसका बिहेवियर में चेंज आएगा, जैसे आपने कहा, तो उसे अब झाड़ फूक वाले बाबा के पास ले जाते हैं, कोई बुआ जिसको माता आती है उसके पास ले जाते हैं। मतलब इन सब चीज़ों में ले जाना ठीक रहेगा कि एक मानसिक रोगों के डॉक्टर को दिखाना ठीक रहेगा? आपका क्या मानना है? काफ़ी सारे लोगों की मान्यता है और उसकी भावना भी है उसके हिसाब से, है ना। पर हमने जो भी पेशेंट देखे हैं जनरली वो सब करा के आते हैं हमारे पास, कुछ बाकी नहीं होता। और फिर हम जो ट्रीटमेंट चालू करते हैं उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है उसके जो भी सिम्टम्स है उसमें। तो मेरे अंदाज से तो ट्रीटमेंट ही ऑप्शन है और डॉक्टर ही आखिरी रास्ता है ये जो तकलीफ़ है उसमें। और एक हमारा एजुकेशन, हम क्योंकि इंडिया में अभी धीरे धीरे अवेयरनेस, एजुकेशन वो बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी काफ़ी सारे सीधे डॉक्टर के पास भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग जाते हैं, पर काफ़ी सारे आपने बताया उस हिसाब से जाते हैं। ओके। और एक और मिथ है कि जैसे मैं कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगा तो जनरली वो मुझे नींद की दवाई देंगे। मतलब हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में भी मोस्ट ऑफ लोग ऐसा सोचते हैं, जो पैरामेडिकल्स के लोग हैं, कि अरे ये नींद की दवाई दे देंगे, नशे की दवाई दे देंगे, तुम लेटे रहोगे। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? मैंने भी काफ़ी डॉक्टर्स के मुंह से भी ऐसा सुना है कि आपको तो क्या सुला देना है, पेशेंट जो भी आए आप इंजेक्शन दे दोगे नींद का, वो सोता रहेगा, है ना। पर ऐसा नहीं होता है। उसकी जो भी बीमारी है उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन अवेलेबल है। जो नींद की गोली नहीं होती है
और उसका एडिक्शन होने के चांसेस भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दवाई हमें रोज़ लेनी पड़ेगी। हाँ, पर वो दवाई है वो हमारे दिमाग में जो भी केमिकल फेरफार हुआ है डिप्रेशन के कारण, उसके ऊपर असर करेगी। अगर हम दवाई बंद करेंगे तो सिम्टम्स फिर से आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। पर वो डॉक्टर अपने हिसाब से आपको देखेंगे, आप उसको मिलोगे, जब भी आपको फॉलोअप में बुलाया है तो उस हिसाब से धीरे धीरे दवाई कम करके बंद कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर सब दवाई नींद की दवाई नहीं होती है। ओके। और सर ये पूछना था, जैसे कोई व्यक्ति है उसे ऐसा लगता है कि मुझे डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, वो डॉक्टर के पास ना जाके घर पे ही इसका, क्योंकि माइनर सिम्टम मान लीजिए किसी को लग रहा है, तो घर पे वो क्या ऐसा मैनेजमेंट कर सकता है कि वो इससे थोड़ा सा तो बाहर आ सके? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट है। उसमें जो भी हमारा रूटीन्स है, शेड्यूल है, सर्केडियन रिदम हमने जो बिगाड़ा है, अभी फ़ोन आए हैं उसके बाद, तो जो हमारा शेड्यूल है वो थोड़ा हम ठीक कर सकते हैं। डेली फिजिकल एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर जो हमारा खाना है तो हम अच्छे से जो न्यूट्रिशन वाला हो, हेल्दी हो, वो हम खाए तो काफ़ी अच्छा है। अगर हमारी जॉब ऐसी जगह है जहाँ रेडिएशन एक्सपोजर के चांसेस ज़्यादा है तो वो जगह के अलावा हम दूसरी जगह पे वर्क शिफ्ट करके भी ये कर सकते हैं। अगर शिफ्टिंग ड्यूटी है, नाइट में शिफ्ट आती है और फिर हफ्ते के बाद फिर से डे शिफ्ट, फिर नाइट शिफ्ट, तो उसमें भी हम रिक्वेस्ट करके हमारी शिफ्ट चेंज करा सकते हैं। और अगर जो हमारा पूरा रूटीन अच्छा रहेगा तो काफ़ी हद तक ये सारे सिम्टम्स है उसमें भी राहत मिलेगी। ओके। और सर मोस्टली जैसा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लाइफ में थोड़ा एग्ज़ाम का, पढ़ाई का लोड थोड़ा रहता है, तो अगर इस एज में कोई डिप्रेशन में चला जाता है कोई स्टूडेंट, बच्चे, तो पेरेंट की क्या ड्यूटी रहेगी, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जनरली डिप्रेशन में क्या होता है कि जिसको भी ये फीलिंग्स, ये जो भी है वो होता है, उसको जो सोचने समझने की, खुद के डिसीजन लेने की जो उसकी शक्ति होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो खुद का डिसीजन कि मुझे आगे ट्रीटमेंट करानी है, नहीं करानी, इसको बताना है, नहीं बताना, वो सब चीज़ें वो सोच नहीं पाता है और डिसीजन नहीं ले पाता है। तो वो सर्कमस्टांसिस पे पेरेंट्स, जो भी हमारे गार्डियंस है, केयर गिवर्स है, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपने बच्चे के साथ बैठे, बातचीत करे, उससे जो भी प्रॉब्लम है वो पूछे। और लाइक इन 17-18 ईयर्स फादर एंड सन्स आर लाइक फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से थोड़ा बिहेवियर करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और पेरेंट्स को भी अपने थोड़े इमोशंस पे कंट्रोल रखना है कि अगर कोई बच्चा आपको ऐसा बताता है कि भाई मुझे ये तकलीफ़ है, तो उसमें पेरेंट्स का ऐसा रिएक्शन होता है कि बेटा तुझे ऐसा तो कुछ था नहीं, अभी अचानक से क्या हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं है ना, तू ऐसा तो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, काफ़ी बार अवॉइड करना, ये तो ऐसा ही है, ऐसे बैठा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं है, तो फिर ऐसे बोलता रहेगा, फिर हमें क्या, हमें तो टेंशन लेना है कि आगे क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसको तो कुछ करना नहीं है। तो ऐसा भी बिहेवियर नहीं रखना है, बच्चे से अच्छे से बात करनी है और जो भी उस समय अच्छा बच्चे के फ्यूचर के लिए हो, उस हिसाब से हमें आगे डिसीजन लेना है। ओके। और सर काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि पोस्ट प्रेगनेंसी काफ़ी लेडीज़ को प्रॉब्लम्स होती है और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसका रीज़न क्या है और इससे निकलने के लिए क्या किया जाए? जनरली फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो काफ़ी उथल पाथल मच जाती है हार्मोन के लेवल्स में, और आफ्टर डिलीवरी प्रोलैक्टिन लेवल भी बढ़ जाता है, फिर ऑक्सीटोसिन लेवल भी बढ़ जाता है। तो उसके कारण जो भी इनबैलेंसेस हुआ है उसकी सीधी असर हमारे दिमाग पे होती है। तो अगर अगली प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है तो दूसरी प्रेगनेंसी में हमें पहले से ही ध्यान रखना है थोड़ा कि अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिखे तो सीधा डॉक्टर को बताना है और जो भी पॉसिबल बने ट्रीटमेंट्स जल्दी स्टार्ट करना है। और अगर मदर के जो डिप्रेसिव सिम्टम्स है उसके कारण बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो बच्चे का मदर से सेपरेशन भी वो टाइम थोड़ा ज़रूरी है। ओके।
और सर ये भी पूछना था कि जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय डिप्रेशन में चला जाए तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे? जैसे कि उसके जो फंक्शनल एरिया से हमने बात की उस हिसाब से कि अर्निंग है उसका, उस पर असर होगी, तो घर की जो ओल ओवर आर्थिक स्थिति है उसमें भी काफ़ी असर होगी। फिर इंटरपर्सनल रिलेशंस है, लाइक विथ वाइफ, विथ मदर फादर, वो भी काफ़ी अफेक्ट हो गए। विथ फ्रेंड्स कि सोशल जो इवेंट्स है उसमें नहीं जाएगा, अवॉइड करेगा उसे, सब लोगों के बीच जाने में घबराएगा, डरेगा। तो वो सब चीज़ों में के कारण क्या है कि जो हमारा पूरा जो जिस एरिया में हमें काम करना है उसमें काफ़ी असर होगा। और हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है, तो लंबे टाइम डिप्रेशन के कारण थायराइड है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी कई सारी बीमारियां आने के चांसेस जो नॉर्मल पब्लिक है उससे काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं। तो वो आगे जाके ना हो उसके लिए भी हमें थोड़ा सावधान होकर जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर देना है सब चीज़ों। और सर एक और चीज़ पूछनी थी जो मुझे लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्स लाइफ का डिप्रेशन के साथ क्या रिलेशन है? कि काफ़ी बार ऐसा सुनने में आता है कि मेल में इरेक्शन नहीं होता, लिंग का खड़ा ना होना, और फीमेल्स में बिल्कुल डिज़ायर ना होना। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डिप्रेशन एंड सेक्स लाइफ? डिप्रेशन जो हमारा ऑल ओवर डिज़ायर्स है, जिससे हमें अच्छा लगता है, किसी को अच्छा खाना खाने से अच्छा लगता है, किसी को शारीरिक संबंध हमने अपने बीवी के साथ रख के थोड़ा अच्छा महसूस होता है, तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ों में डिप्रेशन के कारण असर होती है। क्योंकि जो दिमाग में सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल कम होने के कारण जो हमारी जो सेक्स ड्राइव है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो उसके कारण वो भी एक कारण है डिवोर्स का। इन डिप्रेसिव पेशेंट बिकॉज ऑफ डिक्रीज सेक्स ड्राइव काफ़ी सारे डिवोर्स होते हैं। ओके, थैंक यू सर, आपने डिप्रेशन के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलो।